हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नैतिक विकास। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जो पहली यूनिट है, शिक्षार्थी को समझना। इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर चुके हैं विकास, परिपक्वता, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत आदि सभी टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विकास के क्षेत्र, और इसके अंतर्गत भी हमने डिस्कस कर लिया है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, और आज डिस्कस करेंगे नैतिक विकास। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाषा विकास को, और भाषा विकास को डिस्कस करने के बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं नैतिक विकास को। तो यहाँ पर नैतिकता से अभिप्राय सामाजिक समूह के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से है। मतलब ऐसे सामाजिक नियम जहाँ पर हम समाज को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचाएँ, दूसरों को हानि ना पहुँचाएँ, मतलब लोगों के साथ आपस में सहयोग बना कर रखें, दूसरों का सहयोग करना, ये सारी चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक व्यवहार नहीं करना है। तो क्योंकि अगर आप अनैतिक व्यवहार करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं या कोई भी नकारात्मक कार्य करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अनैतिकता के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारा काम ना करके बल्कि लोगों से आपसी सहयोग बनाकर रखना, लोगों की सहायता करना, आपस में जो सामाजिक व्यवहार है उसको अच्छा बना के रखना, ये सारी चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर जो नैतिक विकास है, मतलब जो नैतिक है, ये मोरल यानी कि इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है। तो मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, यानी कि किस रीति और किस रिवाज के हिसाब से हमें समाज में रहना है, उसका ज्ञान होना ही नैतिकता होती है। यहाँ पर बीएफ स्किनर का एक कथन है कि नैतिकता के उदय और विकास के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क कोरे स्लेट की तरह होता है। उसमें कोई जन्मजात संवेग नहीं होते। सभी प्रकार के अधिगम और नैतिकता का उदय उसके अनुभवों के परिणाम से होता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी बच्चा सीखता है या जो कुछ भी उसके अंदर नैतिकता आती है, तो वह सारी चीज़ें उसके अनुभव, यानी कि वह अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ देखता है और जो कुछ भी अनुभव करता है, उसी का ये परिणाम होती है। और नैतिकता का कोई जैविक आधार नहीं है, ना ही संवेग। नैतिकता केवल वह व्यवहार है जो पुरस्कार से उन्नत होता है और व्यवहार से नियंत्रित होता है। तो ये बीएफ स्किनर का कथन है। इन्होंने नैतिकता के बारे में क्या कहा है। अब हम समझ लेते हैं विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास। वैसे तो फ्रेंड्स, नैतिक विकास का एक सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया है और पियाजे ने भी दिया है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत नैतिक विकास को थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो शैशवावस्था में नैतिकता की अगर बात करें, तो इस अवस्था में शिशु ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। मतलब शिशु जब छोटा बच्चा होता है तो वह नैतिक और अनैतिक नहीं होता है। मतलब वह किसी प्रकार का ना तो नैतिक व्यवहार करता है और ना ही अनैतिक, यानी कि सही और गलत का वह निर्णय भी नहीं ले सकता। उसे सही गलत नहीं पता होता है। बल्कि जो छोटा बच्चा होता है वह तो जैसे दूसरों का अनुकरण करता है, वह वैसे ही सीखता है। और बाल्यावस्था में नैतिक विकास की अगर बात करें, तो इस अवस्था में बच्चे सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से कार्य करते हैं, सही गलत को समझने लगते हैं, न्याय और सम्मान को समझना आदि का विकास होता है। क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक होता है ये विद्यालय जाना शुरू कर देता है, तो उस टाइम वह सामाजिक मान्यताओं के हिसाब का मतलब है कि जब स्कूल बच्चा जाता है तो वहाँ पर अध्यापक उसे सिखाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो कुछ ना कुछ स्कूल के भी नियम होते हैं, तो उस हिसाब से वह काम करता है। जबकि घर में वह मनमानी भी करता है, मतलब क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती है। जबकि स्कूल में ऐसा नहीं करता, यानी कि अब वह सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से कार्य करने लगता है, सही गलत को समझने लगता है, बड़ों का सम्मान भी करने लगता है, क्योंकि अब तक ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। तो बाल्यावस्था में इन सभी चीज़ों का विकास हो जाता है।
उसके बाद किशोरावस्था में नैतिक विकास की अगर बात करें तो इस टाइम जो नैतिक विकास है वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें नैतिकता नहीं होती, उसे सिखाया जाता है क्या करना है। फिर बाल्यावस्था में जब वह स्कूल में प्रवेश करता है तब उसके अंदर और ज़्यादा नैतिकता आती है। फिर वह धीरे धीरे और बड़ा होता है तो वह पूरी तरीके से नैतिकता से परिपक्व हो जाता है। उसमें अन्याय के प्रति विद्रोह उत्पन्न होता है, यानी कि कुछ भी यदि वह गलत देखता है तो, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होती है, तो एकदम से उसके अंदर विद्रोह भी उत्पन्न होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो नैतिकता का विकास है वो उसी हिसाब से होगा जैसे उसको निर्देश मिलते हैं। यदि उसको अच्छे निर्देश मिले हैं तो उसके अंदर अच्छी नैतिकता का विकास होगा, और यदि नहीं मिले हैं तो फिर नैतिकता का विकास नहीं हो पाता। अब यहाँ पर समझते हैं नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो परिवार, विद्यालय, बौद्धिक विकास, साथी समूह, मनोरंजन संबंधी कारक और यौन व्यवहार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें परिवार की, तो परिवार भी नैतिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि परिवार में जैसी बच्चों को शिक्षा मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कुछ भी बच्चों को सिखाया जाता है वो सब परिवार से ही शुरू होता है। तो परिवार में जैसा बच्चों को सिखाया जाता है, पारिवारिक जैसा माहौल होता है, तो वहाँ से जो नैतिकता है वो बच्चों को मिलती है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश या अशांति आदि चीज़ें होती हैं तो फिर वहाँ पर बच्चे का विकास भी उसी तरीके से होता है, तो वहाँ पर नैतिकता अच्छे से विकसित नहीं हो पाती। तो परिवार प्रभावित करता है, विद्यालय भी प्रभावित करता है, क्योंकि विद्यालय में अध्यापकों का अधिक रोल होता है, यानी कि अध्यापक जिस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे वो खुद रहते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। बौद्धिक विकास, तो बुद्धि भी प्रभावित करती है नैतिकता को। और साथी समूह, यानी कि बच्चों के जो साथी हैं, बच्चों के दोस्त हैं, वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं तो उसमें नैतिकता अच्छी आएगी, अगर यदि दोस्त अच्छे नहीं हैं तो फिर वह अनैतिक व्यवहार भी करने लगते हैं। तो साथी समूह भी प्रभावित करता है। उसके बाद अगर बात करें मनोरंजन संबंधी कारक की, तो मनोरंजन संबंधी कारक भी प्रभावित करते हैं नैतिक विकास को। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप बच्चों को ऐसे मनोरंजन संबंधी कारक उपलब्ध करवाते हैं जिनसे उनके अंदर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि यदि आप बच्चों को कुछ भी दिखा रहे हैं तो उसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही। तो हमें ऐसे साधन उपलब्ध करवाने हैं जिससे कि वो अच्छे ढंग से प्रभावित हो, मतलब उसका प्रभाव उन पर अच्छा पड़े, ना कि हमें ऐसे साधन उपलब्ध करवाने हैं कि बच्चों पर उसका कुप्रभाव पड़े। यदि कुप्रभाव पड़ता है तो वो सीखेंगे, और इससे क्या होगा कि उनमें नैतिकता विकसित ना होकर वह अनैतिक व्यवहार करेंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब इस चीज़ का ध्यान घर के सदस्यों को भी रखना है और अध्यापकों को भी रखना है। और यौन व्यवहार की अगर बात करें तो कभी कभी समाज में ऐसा भी होता है कि जो लोग होते हैं, मतलब किसी भी समाज के, तो वो उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखते, किसी भी तरीके का व्यवहार करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का असर पड़ता है बच्चों पर। तो इसका काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं फिर वही सीखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है ताकि बच्चों पर किसी भी तरीके का कुप्रभाव ना पड़े, और यदि कुप्रभाव पड़ता है तो बच्चों में भी फिर वही बुरी आदतें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नैतिकता को प्रभावित करती हैं, और इसका ध्यान परिवार प्लस विद्यालय को भी रखना है, यानी कि वहाँ के अध्यापकों को भी रखना है, ताकि बच्चों के अंदर अच्छे से नैतिकता का विकास किया जा सके। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बालकों के नैतिक विकास में अध्यापकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो पुरस्कार और दंड का पक्षपात रहित ढंग से प्रयोग करके अध्यापक बालकों में नैतिक विकास में अपना रचनात्मक योगदान दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी बच्चे को पुरस्कार देना है या दंड देना है तो वहाँ पर पक्षपात नहीं करना है, यानी कि यदि आप पुरस्कार या दंड कुछ भी देते हैं तो पक्षपात रहित ढंग से करिए, ताकि बच्चों के अंदर भी नैतिक और अनैतिक में अंतर समझ में आए, वो भी समझें कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। यदि आप पक्षपात करते हैं तो इसका असर बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसके बाद प्रभावात्मक अनुशासन द्वारा बालक के नैतिक विकास को उन्नत किया जा सकता है, यानी कि आप खुद इस तरीके से रहें कि बच्चे के अंदर उसका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़े। और दमनात्मक अनुशासन की अगर बात करें, यानी कि दमनात्मक अनुशासन से अध्यापक को बचना चाहिए, क्योंकि यह पूर्णतया अमनोवैज्ञानिक है। यानी कि यदि आप बच्चों के साथ दमनात्मक व्यवहार करते हैं
तो बच्चों के अंदर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को दबा देते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती उनके अंदर अनुशासन लाते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर इन सभी चीज़ों से क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष आदि सभी भावनाएं विकसित हो जाती हैं, या फिर बच्चे के अंदर डर भी उत्पन्न हो सकता है। तो यदि बच्चे के अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा तो वह अपने आप को खुद मतलब खुल करके व्यक्त नहीं कर पाएगा, और ऐसे कंडीशन में फिर वह मतलब उसे सीखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें दमनात्मक अनुशासन से बचना है, और अध्यापक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें ईमानदारी, न्यायप्रियता, नियमबद्धता, सत्यता जैसे गुणों का परिचय मिलता हो। यानी कि अध्यापक खुद जब इस तरीके के कार्य करेगा तो बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अध्यापकों का अनुकरण करते हैं, यानी कि अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो हमें उसी तरीके से रहना है ताकि बच्चे भी कुछ अच्छा सीख सकें। और आगे बात कर लें कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों तथा समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर बच्चों के समझ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वही बात है कि अध्यापक यदि विद्यार्थियों के साथ या समाज के अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं और वह भी वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाषाई विकास को, और भाषाई विकास को कंप्लीट करने के बाद इसकी PDF हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये कंप्लीट होने के बाद इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।